बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जिनकी लोड बेयर करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो ज्यादा हो, वो काफी ज्यादा लोड बर्दाश्त कर सकते हो। इस वजह से आप लोग कंक्रीट या स्टील या इस तरह के मटेरियल यूज करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलता है कि ये चीजें जो हैं वो ज्यादा लोड बेयर कर सकती हैं बाकी चीजों के मुकाबले में। डेफिनेटली आप कोई ना कोई टेस्ट तो करेंगे ना, ये चेक करने के लिए कि किस मटेरियल की जो कैपेसिटी है लोड बेयर करने की, या उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी टफनेस है, उसकी हार्डनेस है, इन चीजों का अंदाजा करने के लिए आप कोई ना कोई टेस्ट तो करते होंगे। सिविल इंजीनियर्स जो है ना ऐसा टेस्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आज का आर्टिकल आप लोग बुक से देख रहे हैं तो आप लोग देखेंगे बुक ने किसी किस्म की कोई हेडिंग यूज नहीं की, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा मसला होता है कि इस आर्टिकल को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। यही वजह है कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर आज आप लोगों के सामने सारा डाटा जो है विद प्रॉपर हेडिंग्स लिख लिया, ताकि आप लोगों का यह मसला हल हो जाए कि इस आर्टिकल को अटेम्प्ट किस तरह से करना है और हम सारी परेशानियां छोड़कर सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि आज का जो आर्टिकल है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आज का लेक्चर स्टूडेंट समझने से पहले आपको दो टर्म्स जो मैंने पहले पढ़ाई हैं उनका पता होना चाहिए, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन है। एक दफा बस याद कराता चलूं कि हमारे पास अगर ये एक मेटालिक रॉड है और आप इस रॉड पर एक फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएं जो इसको इलोंगेट करे, इसकी लेंथ बढ़ाए, तो वो जो आप फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई कर रहे हैं उसे हम कहेंगे ये आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। तो स्ट्रेस क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं, इसको अप्लाइड स्ट्रेस भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर तो बॉडी में डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। उसकी लेंथ, वॉल्यूम या शेप में से कोई एक चेंज हो सकता है। यहां जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसमें आप देख रहे हैं उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो रही है। ये जो लेंथ में चेंज आ रहा है, अगर मैं इसको मेजर करूं तो इसके लिए एक क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब स्ट्रेन और स्ट्रेस जो है इसका डीप कॉन्सेप्ट मैं पहले दे चुका हूं। सिर्फ अभी आप लोगों को इतना बताता चलूं कि स्ट्रेस का जो सिंबल है वो सिग्मा है और स्ट्रेन का जो सिंबल है वो एप्सिलॉन है, जो इस तरह से दिखता है। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जब भी हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करें तो बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है, उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है, चेंज आना शुरू हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग कहेंगे कि सर यहां तो आपने इसको हाथ से इलोंगेट कर दिया, लेकिन रियलिटी में एक स्टील के रॉड को हाथ से तो नहीं हम इलोंगेट कर सकते। इस सूरत में हम स्टील के रॉड को किस तरह से स्ट्रेस अप्लाई करेंगे? याद रखिएगा, इसके लिए स्टूडेंट्स इंजीनियर्स यूज करते हैं एक मशीन। वो टेस्टिंग की जो मशीन है वो कुछ इस तरह से नजर आती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात, इसके ये दो जॉज हैं। ये दो जॉज हैं, इसके दरमियान में हम रॉड जो है वो लगा देंगे। जब रॉड फिक्स हो जाएगा, ये जॉज जो है ये अपनी जगह पर मूव करेंगे और हमारे पास वो जो रॉड है उस पर स्ट्रेस अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। आज का हमारा आर्टिकल यही है कि हम देखेंगे कि इस मशीन में रखे गए रॉड पर जब हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो मटेरियल में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी और मटेरियल कैसे बिहेव करेगा। तो मैं यहां पर मशीन को भी ऑपरेट करूंगा और साथ साथ स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस जो हो रही है उसका जो इंफॉर्मेशन या डाटा मेरे पास आएगा उसको इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी करूंगा। इस ग्राफ के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर मैंने स्ट्रेन ली है और वाई एक्सिस पर मैंने स्ट्रेस लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ बच्चे परेशान होंगे और वो ये परेशानी होगी कि एक्स एक्सिस में आप देख रहे हैं कि सर ने स्ट्रेन लिया। स्ट्रेन यानी कि इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और वाई एक्सिस पर स्ट्रेस लिया। और वाई एक्सिस पर किसको लेते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को। इन टर्मिनोलॉजीज से मैथ्स के स्टूडेंट जो है वो ज्यादा वाकिफ होंगे। इसका मतलब क्या है? ग्राफ में जो पोजीशंस आप देख रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की, उससे पता चल रहा है कि स्ट्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्ट्रेस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि इस बात की निशानदेही कर रहा है कि स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेन। लेकिन स्टूडेंट्स रियलिटी में आप देखते हैं कि ऐसा तो नहीं होता। एक्चुअली में स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं और उस स्ट्रेस की मौजूदगी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। तो आप रियलिटी में क्या कहते हैं? आपका कॉन्सेप्ट क्या है? आप कहते हैं स्ट्रेन स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। जबकि ग्राफ को हम देखें तो ग्राफ क्या कह रहा है? ग्राफ कह रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब ये एक अजीब सी कंफ्यूज करने वाली चीज है, लेकिन अगर आप लोगों को अगली बात समझ में आ जाए तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना। नाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपके लिहाज से स्ट्रेस क्या है?
वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो आप अप्लाई करें, जिसको आप अप्लाइड स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं अप्लाइड स्ट्रेस के लिहाज से देखूं तो वाकई ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं। जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। मैं जितना स्ट्रेस लगाऊंगा उतनी ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि स्ट्रेन स्ट्रेस पर डिपेंड कर रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, इंजीनियर इसको एक और तरह से भी देखते हैं। अब वो क्या है, अगर आप बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करें तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, लेकिन बॉडी के इस तरह स्ट्रेन प्रोड्यूस करने पर, डीफॉर्म होने पर, बॉडी के मटेरियल के जो एटम्स हैं वो वापस जाने के लिए भी एक फोर्स लगा देंगे। ये जो वापस जाने के लिए एक फोर्स लग रही है, अगर मैं इसको फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करूं तो ये भी तो एक स्ट्रेस होगी। इसे कहेंगे इंटरनल स्ट्रेस। यानी एक वो स्ट्रेस है जो आप अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन स्ट्रेन प्रोड्यूस होने की वजह से बॉडी में वापस जाने के लिए एक स्ट्रेस डेवलप हो रही है। इसे कहेंगे इंटरनल स्ट्रेस। समटाइम्स इंजीनियर इसकी बात कर रहे होते हैं, और अगर इसकी बात करें, तस्वीर का दूसरा रुख देखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि इंटरनल स्ट्रेस क्यों प्रोड्यूस हुई है। जब आपने स्ट्रेन प्रोड्यूस की है, बॉडी को डीफॉर्म किया, तो बॉडी में वापस जाने की कैपेबिलिटी जनरेट हुई है। बॉडी वापस जाना चाहती है। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप बॉडी को छोड़ें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी। बिल्कुल ऐसा ही स्प्रिंग में भी होता है। जब आप स्प्रिंग में स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन अब आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन मटेरियल के अंदर वापस जाने की एक स्ट्रेस जनरेट होगी, इंटरनल स्ट्रेस। जब आप मटेरियल को छोड़ते हैं तो मटेरियल जो वापस जाता है वो इंटरनल स्ट्रेस की वजह से जाता है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर भी कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस कॉन्सेप्ट से देखें कि जब आप बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं तो बॉडी में वापस जाने के लिए एक स्ट्रेस जनरेट हो जाती है, या इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो जाती है, तो फिर यहां से आप कह सकते हैं कि भाई हमारे पास स्ट्रेस जो है, इंटरनल स्ट्रेस, वो डिपेंड करेगी जो आप स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर। यानी स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेन। तो ये ग्राफ अब जस्टिफाई हो रहा है, वाकई में ग्राफ सही कह रहा है। वो बस किस स्ट्रेस की बात कर रहा है, वो इंटरनल स्ट्रेस की बात कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं कि इस मशीन के अंदर जो हमारे पास मेटालिक रॉड होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा। जरा देखें, मैंने जो मेटालिक रॉड है वो आपके सामने इन जॉज में फिक्स कर दिया है। अभी मैंने कोई किसी किस्म की फोर्स नहीं लगाई, तो आप देख रहे हैं बॉडी की लेंथ भी चेंज नहीं हुई। तो यहां से मैं ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं जो कि बता रहा है कि इस वक्त ना ही बॉडी में कोई स्ट्रेस आपने अप्लाई की है और ना ही बॉडी की लेंथ चेंज हुई है, तो ना ही बॉडी में कोई स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही जीरो पर है। लेकिन स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, अब मैंने मशीन ऑन की और मैंने जैसे ही फोर्स अप्लाई की, जो स्ट्रेस मैंने लगाई है, सपोज करें स्ट्रेस को सिग्मा कह देते हैं, उस स्ट्रेस की वजह से आप देख रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है उसकी लेंथ में एक चेंज आ गया है। ये चेंज मैं स्ट्रेन की फॉर्म में मेजर करूंगा। सपोज करें ये स्ट्रेन है एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी स्ट्रेस और जितनी भी स्ट्रेन होगी, ये मैं अगर यहां पर आपके सामने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूं तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि मैं करने लगा हूं फोर्स को डबल। तो पहले फोर्स F थी, मैंने अब फोर्स को या स्ट्रेस को डबल कर दिया। तो पहले स्ट्रेस सिग्मा थी, अब मैंने डबल करके 2 सिग्मा कर दी। स्ट्रेस डबल हो गई। मैंने देखा कि जो चेंज आया, स्ट्रेन है, वो भी डबल हो गई। यानी कि जिस रेशियो में मैंने स्ट्रेस बढ़ाई उसी रेशियो में स्ट्रेन भी बढ़ गई। तो अगर मैं ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करूं कि मैंने सिग्मा जो है यानी कि स्ट्रेस जो है वो डबल कर दी, तो डबल ही स्ट्रेन भी हो गई, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेस को 3 टाइम्स कर दिया। जब मैंने स्ट्रेस को 3 टाइम्स कर दिया तो मैंने देखा कि बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हो रही है, जो स्ट्रेन है, वो भी 3 टाइम्स प्रोड्यूस हो गई है। तो अगर मैं इसी तरह से 3 टाइम्स स्ट्रेस कर दूं ग्राफ के ऊपर और 3 टाइम्स स्ट्रेन कर दूं, तो आई विल गेट दिस पॉइंट। आप देख रहे हैं कि अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि आपकी बॉडी पर जिस रेशियो में हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में उसकी स्ट्रेन भी बढ़ रही है। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन बढ़ रही है, बल्कि जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ रही है उसी रेशियो में स्ट्रेन बढ़ रही है। यानी कि इफ आई एम डबलिंग द फोर्स तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगी। अगर मैं फोर्स 3 टाइम्स या स्ट्रेस 3 टाइम्स कर दूंगा तो स्ट्रेन भी 3 टाइम्स हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, करते करते मैं इसी तरह से एक पॉइंट आया जब मैंने जो फोर्स है वो 4 टाइम्स कर दी या स्ट्रेस 4 टाइम्स कर दी। अब जैसे ही मैंने स्ट्रेस 4 टाइम्स की तो मैंने देखा कि अब जो चेंज आया वो 4 टाइम्स नहीं था, बल्कि वो तो 5 टाइम्स हो चुका है। इसका मतलब यहां आकर ये रेशियो डिस्टर्ब हुई। मैं सोच रहा था जिस तरह से शुरू में फोर्स सिग्मा थी और स्ट्रेन एप्सिलॉन थी, तो जैसे ही मैंने स्ट्रेस डबल की
2 सिग्मा कर दी तो स्ट्रेन 2e होगी, डबल होगी। और जब मैंने स्ट्रेस 3 टाइम्स की तो स्ट्रेन 3 टाइम्स होगी। तो मैंने सोचा जब मैं स्ट्रेस 4 टाइम्स करूंगा तो स्ट्रेन भी 4 टाइम्स होगी, लेकिन जब मैंने स्ट्रेस 4 टाइम्स की तो स्ट्रेन 5 टाइम्स तक चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी फोर्स को 3F तक ही रखता हूं। 3F तक खास बात यह है कि ये वो फोर्स है या ये वो स्ट्रेस है जिसमें हम देख रहे हैं कि जिस रेशियो पर स्ट्रेस बढ़ रही है उसी रेशियो पर स्ट्रेन बढ़ रही है। और ग्राफ के ऊपर ये चीज हमें एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नजर आ रही है। और मैंने देखा ये कब तक होगा, जब तक मैं ये वाली स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने जब इससे ज्यादा स्ट्रेस की थी तो फिर स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी थी वो खराब होना शुरू हो गई थी। तो इसलिए मैं कहूंगा इस पॉइंट के ऊपर ये जो स्ट्रेस लग रही है ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़े उसी रेशियो में स्ट्रेन बढ़े। इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं अप्लाई करनी, क्योंकि अगर आपने इससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दी तो फिर ये रेशियो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ये जो पॉइंट ए हमारे पास आया है, इस पॉइंट ए की जो स्ट्रेस है इसे कहते हैं स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ये जो स्ट्रेस है इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। यानी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या है? वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो आपका मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, इंड्योर कर सकता है। इंड्योर का मतलब बर्दाश्त करना, बेयर का मतलब भी बर्दाश्त करना होता है। तो ये वो स्ट्रेस है जो आपका मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी। या हम यूं भी कह सकते हैं ये वो स्ट्रेस है जिससे अगर आप कम कम स्ट्रेस लगाएं तो जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ाएंगे उसी रेशियो में आप देखेंगे स्ट्रेन भी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट? इनिशियली स्ट्रेस इंक्रीजेस लीनियरली विद स्ट्रेन। स्ट्रेस इंक्रीजेस लीनियरली विद स्ट्रेन का मतलब है कि जिस रेशियो में स्ट्रेन बढ़ेगी उस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ेगी। अब परेशान नहीं होना, हम ये पढ़ रहे हैं कि जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ेगी उस रेशियो में स्ट्रेन बढ़ेगी, लेकिन मैंने आपको बताया इंजीनियर्स का कांसेप्ट क्या है, वो स्ट्रेन को देखते हैं कि स्ट्रेन की वजह से मटेरियल के अंदर स्ट्रेस बढ़ रही है, तो इसलिए वो इस तरह से लिख रहे हैं। इट डजंट मैटर। तो आप लोग बस इस पे फोकस करें कि इनिशियली स्ट्रेस इंक्रीजेस लीनियरली विद स्ट्रेन। लीनियर का मतलब क्या है कि ग्राफ के ऊपर अगर आप देखें जिस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ रहे हैं, यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर लाइन आपके पास आ रही है till it reaches at A। और ये लीनियर लाइन कब तक आएगी? जब तक आप पॉइंट A पर पहुंचेंगे, ठीक है ना, ऑन द कर्व। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। अब ये प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है? ग्रेटेस्ट स्ट्रेस, वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस है दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर, जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट A तक जब आप स्ट्रेस जिस रेशियो में बढ़ाएंगे स्ट्रेन भी उसी रेशियो में बढ़ती जाएगी पॉइंट A तक। तो पॉइंट A पर जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो आपकी लाइन को स्ट्रेट रखेगी, या दूसरे अल्फाज में ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसके अंदर अंदर अगर आप स्ट्रेस को रखते हैं तो जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ेगी उस रेशियो में स्ट्रेन बढ़ेगी। यानी आसान अल्फाज में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप फिर कहेंगे सर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस नहीं होगा, अब वो इंजीनियर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो याद रखिएगा स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये एक लॉ है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसे कहते हैं हुक्स लॉ। याद रखिएगा जो हुक्स लॉ है वो कहां पर एप्लीकेबल है? वो पॉइंट O से लेकर पॉइंट A तक इस रीजन में हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है। और कैसे पता चल रहा है हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है? क्योंकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, और लाइन तभी स्ट्रेट होगी जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखिए व्हाट इज हुक्स लॉ? विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इट इज एप्लीकेबल टू रीजन OA। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि O से A तक हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो मैंने पॉइंट A पर जो स्ट्रेस थी उसको मैंने प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोला, क्योंकि ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जहां तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना तो हुक्स लॉ भी है, इसलिए मैं इसको प्रोपोर्शनल लिमिट के साथ हुक्स लिमिट भी कह सकता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अभी तक मैंने मटेरियल को जितना डिफॉर्म किया है मशीन के अंदर वो हुक्स लिमिट के अंदर अंदर किया है, यानी कि ये वो लिमिट है जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक बात नोट की है वो ये है कि जब मैं इस मटेरियल को छोड़ दूंगा तो आप देखेंगे मटेरियल अपनी असल शेप में वापस आ जाएगी। यानी मटेरियल में अपनी असल शेप को गेन करने की एबिलिटी अभी खत्म
नहीं हुई। यानी मैं कहूंगा हमारा मटेरियल इस वक्त इलास्टिक है। मैंने आपको बताया था ना इलास्टिक क्या होता है लास्ट लेक्चर में। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें जब आप किसी मटेरियल को डीफॉर्म करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस जाने की सलाहियत रखती है। इसे हम कहते हैं ये इलास्टिक है, या इस प्रॉपर्टी को कहेंगे इलास्टिसिटी है। स्प्रिंग में ऐसा ही होता है, स्प्रिंग को आप खींचते हैं, जब आप छोड़ते हैं वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इसका मतलब स्प्रिंग में इलास्टिसिटी है। तो याद रखिएगा हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए पर आने पर हमारे पास इलास्टिसिटी खत्म नहीं हुई, हमारे पास इलास्टिसिटी खत्म नहीं हुई, बॉडी में अभी भी वापस जाने की सलाहियत भरपूर मौजूद है। आप सिर्फ इस पर जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसको रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम पॉइंट ए से क्रॉस करेंगे, उससे भी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जब हमने बॉडी में पॉइंट ए पर पहुंचने पर जो स्ट्रेस हमने लगाई थी उससे स्ट्रेस ज्यादा की, तो हमने देखा कि हम सोच तो ये रहे थे ना कि उतनी ही स्ट्रेन बढ़ेगी, लेकिन हमने देखा स्ट्रेन कुछ ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि मटेरियल जो है उसने अब थोड़ी सी जिद करना छोड़ दी है, क्योंकि जब आपने फोर्स पहले डबल की तो हमारे पास इतनी स्ट्रेन हुई, फिर ट्रिपल की, फिर हमारे पास उतनी ही स्ट्रेन हुई। लेकिन अब आप जब फोर्स 4 टाइम्स कर रहे हैं, ये सारी फर्जी वैल्यूज हैं, ठीक है ना। जब आप 4 टाइम्स कर रहे हैं तो आपने देखा अचानक से काफी ज्यादा स्ट्रेन आ गई। यानी कि इसका मतलब है कि मटेरियल जो है पहले स्ट्रेन से बाज रह रहा था, यानी मटेरियल जो है अपनी लेंथ बढ़ाने में थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। अब थोड़ी सी उसको आदत हो गई, यूं समझे, और अब वो अपनी मटेरियल जो लेंथ है वो चेंज करने पर थोड़ा रजामंद हो गया। तो देखें उतनी ही स्ट्रेस आपने बढ़ाई लेकिन स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गई। अगर मैं ये चीज के स्ट्रेस उतनी ही बढ़ाई लेकिन स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गई आपके सामने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूं तो कैसा होगा। अभी तक आप लोगों ने देखा ग्राफ में मैंने क्या किया कि मैंने फोर्स डबल की तो स्ट्रेन डबल होगी, फिर मैंने दोबारा से फोर्स, बार बार कह रहा हूं स्ट्रेस कहना चाहिए लेकिन आप लोग समझ जाएं कि मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने स्ट्रेस डबल की, स्ट्रेन डबल होगी, फिर मैंने स्ट्रेस दोबारा 3 टाइम्स कर दी, स्ट्रेन 3 टाइम्स होगी। अगर चीजें ऐसे चलती रहती तो फिर जब मैं स्ट्रेस 4 टाइम्स करता तो स्ट्रेन भी 4 टाइम्स हो जाती। इस सूरत में हमारे पास फिर से एक स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला कि बॉडी ने अब जिद करना छोड़ दिया और मैंने जब स्ट्रेस 4 टाइम्स की तो बॉडी में जो स्ट्रेन है वो 5 टाइम्स आ गई, यानी स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इस सूरत में ये पॉइंट आएगा आपके पास। और फिर इसी तरह से आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके पास अब ये स्ट्रेट लाइन एक कर्व में ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास बॉडी की जो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी, जो पहले स्ट्रेट लाइन आ रही थी, जो कि क्या बात की निशानदेही कर रही थी कि जिस रेशो में स्ट्रेस बढ़ रही है उसी रेशो में स्ट्रेन बढ़ रही है। आसान अल्फाज में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आसान अल्फाज में हुक्स लॉ ओबे कर रहा है बॉडी। इसका मतलब ए तक तो ऐसा था, लेकिन ए से आपने देखा आगे अब जो स्ट्रेट लाइन थी वो कर्व में चेंज होना शुरू हो गई और इस पॉइंट तक आप देखें कि जो लाइन है वो कर्व नजर आ रही है। ये कर्व बता रही है कि अब बॉडी में स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। अभी भी स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन बढ़ रही है लेकिन उस रेशो में नहीं बढ़ रही, बल्कि थोड़ी सी स्ट्रेस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने बताया कि अब मटेरियल को थोड़ी सी डिफॉर्मेशन की आदत हो गई है, तो अब वो डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट इतनी जिद नहीं कर रही। तो मैंने थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ाई तो ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं रीजन, ये वो रीजन है जहां पर प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो खत्म हो गई है, स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, हुक्स खत्म हो गया। हुक्स लॉ अब नहीं लग सकता, यानी हुक्स लिमिट क्रॉस कर गए हम, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्रॉस कर गए। इसलिए हमने पिछले पॉइंट को क्या नाम दिया था? हुक्स लिमिट या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, क्योंकि हमने बताया कि भाई यहां तक स्ट्रेस लगाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी रहेगी, लेकिन अगर आपने स्ट्रेस इससे ज्यादा अप्लाई कर दिया तो फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगी। स्ट्रेस डबल होने पर स्ट्रेन डबल नहीं होगी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी टूटी, इस वजह से हमने इसको ये बोला। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं इसको पढ़ूं एक और बात भी मैं आपको बताता चलूं, और वो क्या है? वो ये है कि आपने पॉइंट ए को क्रॉस कर लिया। अब पॉइंट ए को क्रॉस करने के बाद आपने क्या देखा मशीन पे? शुरू से देखते हैं कि आपने शुरू में जिस रेशियो पर स्ट्रेस बढ़ाई उसी रेशियो पर स्ट्रेन बढ़ती रही अंटिल एक पॉइंट आया जहां पर आपने देखा कि उसके बाद जब आपने उस रेशियो पर फोर्स बढ़ाई या स्ट्रेस बढ़ाई तो स्ट्रेन उस रेशियो पर नहीं बढ़ी और फिर मटेरियल अभी भी डिफॉर्म हो रहा है। लेकिन अब आप पॉइंट बी पर पहुंच गए हैं, लेकिन याद रखिएगा अभी भी अगर मैं लोड को रिमूव कर दूं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आएगी। यानी आपने देखा पॉइंट ए को क्रॉस करने के बाद प्रोपोर्शनैलिटी टूट गई, खत्म हो गई। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे। हुक्स लॉ
नहीं लगेगा, हुक्स लिमिट भी क्रॉस कर गया। लेकिन इलास्टिसिटी यानी वापस अपनी असल शेप को बरकरार रखने की या वापस गेन करने की जो एबिलिटी है वो अभी भी मौजूद है। इसका मतलब भले आप इस पॉइंट को क्रॉस कर गए, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट आप क्रॉस कर गए, हुक्स लिमिट क्रॉस कर गए, लेकिन बॉडी अभी भी अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर रही है। इसका मतलब आप अभी भी बॉडी की इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं। इलास्टिक लिमिट कब क्रॉस होगी? जब आप इससे भी ज्यादा स्ट्रेस लगा देंगे। और जब आपने इससे ज्यादा स्ट्रेस लगाई तो आपने देखा कि जब इतनी ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे और आप बॉडी को छोड़ेंगे तो बॉडी फिर उसी जगह पर रहेगी, अब वापस नहीं आएगी। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है, ये वो स्ट्रेस है जो आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो याद रखिएगा ये हमारे पास है इलास्टिक लिमिट। फ्रॉम बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। फ्रॉम बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। आप देख रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान आप देख रहे हैं कि कर्व आ रही है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पॉइंट बी पर लोड जो है उसको छोड़ दें तो आप देखेंगे लोड अपनी ओरिजिनल शेप वापस कर लेगा, आपकी कर्व रिट्रेस हो सकती है, यानी कि बिल्कुल रिवर्स में जा सकती है, क्योंकि आप ओरिजिनल शेप गेन कर लेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट है। तो वो कहता है बट स्टिल इफ लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी the curve will be retraced and material will return to its own length। याद रखिएगा कि अगर आपने O से B तक किसी भी पॉइंट पर लोड को रिमूव किया तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा और आपकी कर्व जो है वो रिट्रेस हो सकती है। लेकिन पॉइंट B तक अगर आपने पॉइंट B को क्रॉस किया तो फिर वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप भी वापस नहीं लेगी। In region OB the material is said to be elastic। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास O से लेकर B तक ये वो सारी जगह है जहां पर आपका मटेरियल वापस आने की एबिलिटी रखता है। ये आपकी इलास्टिक लिमिट है। इस इलास्टिक लिमिट का जो पहला हिस्सा A तक है ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट यानी इस हिस्से के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, लेकिन A से B तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी। लेकिन भले वो डायरेक्टली रहे या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना रहे, ये पूरे रीजन में इलास्टिसिटी बरकरार है, यानी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप हासिल कर सकती है अगर लोड रिमूव कर दिया जाए। पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। याद रखिएगा पॉइंट बी को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं और पॉइंट बी के ऊपर जो स्ट्रेस है उसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जिससे आपने स्ट्रेस अगर कम रखी, यहां तक अगर आपने स्ट्रेस रखी तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप वापस गेन कर सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं स्ट्रेस इससे भी ज्यादा कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं स्ट्रेस को मजीद बढ़ाऊं तो मैंने देखा कि स्ट्रेस को मजीद बढ़ाने पर मजीद स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मैंने ये देखा कि बॉडी को अगर मैं छोड़ दूं तो बॉडी अब वापस नहीं जाएगी, यानी कि बॉडी की शेप परमानेंटली चेंज हो गई है। यानी पॉइंट बी को जब आप क्रॉस करेंगे तो पॉइंट बी को क्रॉस करने के बाद आपकी जो जितनी भी डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, उसमें बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप वापस गेन नहीं कर सकती। ये जो परमानेंट डिफॉर्म हो जाती है ना बॉडी, इसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो आपने देखा O से लेकर B तक बॉडी वापस आ सकती है, तो हमारे पास O से लेकर E तक जो है वो रीजन ऑफ इलास्टिसिटी है। तो फिर पॉइंट B से C तक का जो रीजन है ये रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी मींस परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ये देखिए जी, ये मैंने यील्ड पॉइंट तो आपको बता दिया ना, तो हमारे पास जो पॉइंट है कर्व के ऊपर बियॉन्ड विच द परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। ठीक है जी, तो हमारा जो पॉइंट बी है जिसे हम लोगों ने देखा कि उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। प्लास्टिसिटी क्या मैंने बताया, इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। अगर स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से भी ज्यादा कर दें, द स्पेसिमेन बिकम्स परमानेंटली चेंज्ड एंड डज नॉट गेन ओरिजिनल शेप। फिर वो पक्का चेंज हो जाता है, परमानेंट चेंज होता है और अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता, चाहे आप लोड रिमूव ही क्यों ना कर दें। आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नोन एज प्लास्टिसिटी। दिस रीजन इज फ्रॉम बी टू सी। तो हमारे पास ये रीजन बी से सी तक जो है ये रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी है। ओ से बी तक इलास्टिसिटी है और बी से सी तक प्लास्टिसिटी है, और जो ओ से बी तक है उसमें जो ओ से ए तक का रीजन है वो प्रोपोर्शनैलिटी वाला है, यानी उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी रहेंगे। और ए से बी तक प्रोपोर्शनैलिटी का रीजन नहीं है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। लेकिन बहरहाल ओ से लेकर बी तक याद रखिएगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्ट्रेन के या ना हो, बॉडी में जब आप लोड रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप गेन
कर लेगी। तो अगर हम इससे भी ज्यादा स्ट्रेस लगाते हैं तो हम देखते हैं कि बॉडी जो है वो अब टूटने वाली पोजीशन में आ रही है। तो थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, जहां से ये काम का आगाज हुआ वहां पर हम रोकते हैं और हम कहते हैं भाई ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो आपकी बॉडी पर लगनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि वो ना टूटे। यानी ये अल्टीमेट स्ट्रेस है जो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। तो इसे हम कहते हैं यूटीएस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो हमारे पास ये जो पॉइंट सी है बॉडी का, इस पर जो स्ट्रेस है ये मैक्सिमम स्ट्रेस गई है, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं जाएगी। उसकी वजह क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। तो पॉइंट सी को कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो याद रखिएगा, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड। आपका मटेरियल जो मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है वो ये है। एंड कैन बी रिगार्डेड एज द नॉमिनल स्ट्रेंथ, इसको नॉमिनल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। और पॉइंट सी के ऊपर, जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट सी है, उस पर जो आपको स्ट्रेस नजर आ रही है ये यूटीएस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है। नाउ स्टूडेंट, यूटीएस से भी अब ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। जब मैंने यूटीएस से ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया, आपने देखा बॉडी जो है अब यहां से टूटना शुरू हो रही है। इस प्रोसेस को, इस जगह को हम कहते हैं कि ये नेकिंग हो रही है। इसको इंजीनियरिंग की टर्म में कहते हैं कि नेकिंग हो रही है। अब बॉडी टूटना शुरू हो रही है और फिर मैं स्ट्रेस अप्लाई करता जाऊंगा तो एक स्ट्रेस ऐसी आएगी जिस पर बॉडी फुल टूट जाएगी। तो ये हमारे पास फ्रैक्चर स्ट्रेस कहलाएगी जिस पर बॉडी टूट गई है। लेकिन स्टूडेंट्स, जरा इस प्रोसेस को रिवर्स करके दोबारा से देखते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जैसे ही हम लोगों ने इस पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेस लगाना शुरू की तो बॉडी आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो रही है कि पता चल रहा है कि बॉडी अब टूटने लगी है। अब इसमें वापस जाने की कोई एबिलिटी नहीं है। तो आप थोड़ी स्ट्रेस लगाएंगे फिर भी ये बॉडी अब टूट जाएगी क्योंकि इतना ज्यादा डिफॉर्म हो चुका है मटेरियल। इस वजह से ग्राफ में इसके बाद जो है वो स्ट्रेस बजाय बढ़ने के कम होना शुरू हो जाती है और पॉइंट डी के ऊपर बॉडी जो है वो टूट जाती है, जिसे हम फ्रैक्चर स्ट्रेस कहते हैं। तो फ्रैक्चर स्ट्रेस क्या है? वंस द पॉइंट सी इज क्रॉस द मटेरियल ब्रेक्स एट पॉइंट डी कॉरेस्पॉन्डिंग द फ्रैक्चर स्ट्रेस। नाउ स्टूडेंट्स, आइए इस सारी चीज को सम अप करते हैं, एक दफा फिर से देखते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में जो हमारे पास ना कोई स्ट्रेस थी ना कोई स्ट्रेन थी, ये पॉइंट आ गया ग्राफ के ऊपर। फिर आप लोगों ने लोड बढ़ाया, जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ाई उस रेशियो में स्ट्रेन बढ़ी, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई यहां तक कि आप पॉइंट ए पर पहुंच गए। पॉइंट ए की जो स्ट्रेस है उसको मैंने बोला प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इससे ज्यादा स्ट्रेस लगाऊंगा तो अब प्रोपोर्शनैलिटी जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डायरेक्टली रिलेशन है वो खराब होगा। और देखें, मैंने जब मजीद फोर्स बढ़ाई तो आपने देखा कि जो लेंथ में चेंज है अब वो उतना नहीं आ रहा बल्कि चेंज हो गया। तो अब मैं मजीद स्ट्रेस बढ़ाता जा रहा हूं और यहां तक कि मैं इस पॉइंट पर पहुंचा, पॉइंट बी के ऊपर। जब मैं पॉइंट बी के ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि अगर मैं इससे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो अब बॉडी जो है वो फिर परमानेंट चेंज हो जाएगी। पॉइंट बी तक अगर मैं बॉडी को छोड़ दूं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगी। इसका मतलब पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट बी तक बॉडी इलास्टिक लिमिट नहीं लूज की। लेकिन पॉइंट बी के ऊपर आप देख रहे हैं इलास्टिक लिमिट भी अब क्रॉस कर जाएगी। तो अगर मैंने पॉइंट बी से स्ट्रेस ज्यादा की और फिर बॉडी को छोड़ा तो बॉडी अब वापस ओरिजिनल शेप गेन नहीं करेगी। तो मैं इसी तरह से स्ट्रेस अप्लाई करते करते पॉइंट सी तक पहुंचा। याद रखिएगा, जो पॉइंट सी है और पॉइंट बी है इनके दरमियान बॉडी का जो बिहेवियर है वो प्लास्टिक है, यानी बॉडी पक्की पक्की अपनी शेप चेंज कर लेगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करेगी। और फिर मैंने देखा कि अगर मैं पॉइंट सी को, जिसे मैंने यूटीएस का नाम दिया था, मैक्सिमम स्ट्रेस जिसको मटेरियल बियर कर सकता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, तो जब मैं इस स्ट्रेस से भी स्ट्रेस ज्यादा करना शुरू कर दी तो मैंने देखा अब मटेरियल में नेकिंग होना शुरू हो गया और मटेरियल आखिरकार पॉइंट डी पर आकर टूट जाएगी। तो आपने देखा ये सारा चीज जो है ना मैंने आपके सामने सिंक्रोनाइज कर दी। नाउ स्टूडेंट्स, अब दो डेफिनेशन जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो है डक्टाइल और ब्रिटल सब्सटेंसेस। डेफिनेशन पढ़ देते हैं। सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर कॉल्ड डक्टाइल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो टूटने से पहले परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करें, प्लास्टिसिटी शो करें, यानी जो अभी मैंने आपके सामने शो किया सारा ग्राफ, वो ग्राफ बेसिकली आप देख रहे हैं उसमें पॉइंट बी और सी जो है वो प्लास्टिसिटी का रीजन है। यानी ये जो भी मटेरियल है टूटने से पहले पहले परमानेंट डिफॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये मटेरियल जो है ये एक्चुअली ग्राफ किस मटेरियल का है? ये डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ है। डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जो टूटने से पहले पहले परमानेंट डिफॉर्म हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है लेड और कॉपर, और बहुत सी एग्जांपल है जो आपकी बुक ने डिस्कस नहीं की। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टूटने से पहले पहले परमानेंट डिफॉर्मेशन शो नहीं करती। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें तो आप लोगों को पता चलेगा जो ग्लास है वो एक ऐसी एग्जांपल है। ग्लास को जब आप डिफॉर्म करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म होता है लेकिन उसके बाद वो फौरन टूट जाता है। ऐसा नहीं होता कि ग्लास को आप डिफॉर्म करें
और वो थोड़ी देर के लिए परमानेंटली अपनी शक्ल वैसे चेंज कर ले जैसे स्प्रिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दें तो वो अपनी नई शक्ल जो है वो नई शेप जो है वो वहां पर मेंटेन कर लेता है। तो यहां पर शीशे के केस में ऐसा नहीं होता, बल्कि शीशे को आपने थोड़ा सा डिफॉर्म किया तो वो टूट गए। इसका मतलब ये जो सब्सटेंसेस है ये ब्रिटल सब्सटेंसेस हैं। ब्रिटल सब्सटेंसेस जो है वो हमारे पास ये जो BC का रीजन है यानी प्लास्टिसिटी का रीजन है उनमें नहीं होता। तो उनका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा और वो पॉइंट B के बाद ही टूटना शुरू हो जाएंगे। डक्टाइल मटेरियल जो है वो पॉइंट C के बाद टूटना शुरू होते हैं क्योंकि इनमें पॉइंट C और B के दरमियान वाला रीजन होगा ही नहीं, तो ये पॉइंट B के बाद टूटना शुरू हो जाएंगे। ब्रिटल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस व्हिच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड आर कॉल्ड ब्रिटल सब्सटेंसेस। ग्लास जैसे कि मैंने बताया, हाई कार्बन स्टील। अब आप लोग दोनों को देख चुके हैं, दोनों की एग्जांपल। अब यहां पर याद रखिएगा डक्टाइल और ब्रिटल का फर्क जो है वो आप उनके जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनसे भी अंदाजा कर सकते हैं। याद रखिएगा जो हमारे पास डक्टाइल सब्सटेंसेस हैं क्योंकि वो टूटने से पहले परमानेंट डिफॉर्म होते हैं, तो जब टूटेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो इस तरह से कोन टाइप जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा उस पॉइंट पर जहां पर वो टूटेंगे। लेकिन ब्रिटल सब्सटेंसेस क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं करते टूटने से पहले पहले, वो पॉइंट B के फौरन बाद टूट जाते हैं, तो उनके इस तरह की फ्लैट सरफेसेस बनेगी टूटने पर। और आप लोग जानते हैं कि जब शीशा टूटता है तो शीशे में भी इस तरह की फ्लैट सरफेसेस ही होती हैं जिस पॉइंट पर वो टूटता है। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाई, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो एरिया है अंडर द कर्व, ये एरिया बताता है कि कितनी एनर्जी मटेरियल टूटने से पहले अब्सॉर्ब कर सकता है। यहां से क्लियरली नजर आता है कि डक्टाइल मटेरियल जो है क्योंकि उनमें प्लास्टिसिटी वाला रीजन होगा तो इतना एरिया होगा जो कर्व के नीचे आ रहा होगा, यानी कि वो इतनी एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब कर सकते हैं टूटने से पहले। जबकि जो ब्रिटल सब्सटेंसेस होंगे आप देखेंगे ब्रिटल सब्सटेंसेस जो हैं क्योंकि उनका वो BC का रीजन ही नहीं होगा तो हमारे पास प्लास्टिसिटी वो शो नहीं करते, तो इस सूरत में इनका जो रीजन बनेगा, जो एरिया बनेगा अंडर द कर्व वो कम होगा। इसका मतलब ये थोड़ी ही एनर्जी लेते हैं और उसके बाद टूट जाते हैं। इसका मतलब अगर मुझे एक ऐसा स्प्रिंग बनाना है जिसको आप चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा लोड बर्दाश्त करे और टूटे ना, मिसाल के तौर पर जो हमारा स्प्रिंग होते हैं हैवी मशीनरी के अंदर या जो मोटरसाइकिल के अंदर या गाड़ी के अंदर जो शॉक्स होते हैं, वो हम ऐसे स्प्रिंग से बनाएंगे जो बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके टूटने से पहले। तो कौन ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है टूटने से पहले? जिसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा, वो कौन है? डक्टाइल। इसलिए याद रखिएगा हम स्प्रिंग जो है स्टील के स्प्रिंग जो है यूज करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि उनको बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करने की जरूरत है ताकि वो टूट ना जाए। तो इसलिए हम ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जो डक्टाइल हो। ब्रिटल के अपने फायदे हैं, वो और जगहों पर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ब्रिटल जो है वो जल्दी टूट जाते हैं। स्टूडेंट्स और भी बहुत सी चीजें जो यहाँ से आपको बताई जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल आपके स्कोप में रहते हुए, बुक के स्कोप में रहते हुए हम इतना ही रखते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।